तो बेसिकली आज का आपका लेक्चर ब्लैक पेन सेलेक्ट कर लें। डे 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री का लेक्चर 1। सो बेसिकली एनसीईआरटी हिस्ट्री के लेक्चर 1 में जो हमने चीज करनी है वो हमने करना है टॉपिक हंटर्स एंड गैदरर्स का। रोज एक एक एनसीईआरटी का टॉपिक भी होगा। 15 दिनों में आपकी सारी हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी और इकोनॉमी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये दो एनसीईआरटीज अब हमारी एक साथ चल रही है। देखो, इंसानों की जो प्रेजेंट डे हिस्ट्री है वो 20,000 साल पहले शुरू होती है। पर ये जो 20,000 साल है ये सारे ट्रेस करते हुए जो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर कि आज तक हम कहाँ कैसे पहुंचे हैं, वो सारी चीजों का हम एक सिक्वेंशियल इवेंट्स पढ़ेंगे। जो मेन इवेंट है उसके अंदर वो सारे पढ़ेंगे। पर एक चीज मेन हिस्ट्री के बारे आपको बताऊं, हिस्ट्री के बारे पहले कुछ बेसिक चीजें बताऊं। देखो, हिस्ट्री अपने आप में एक ट्रांजिशन है। हिस्ट्री कहीं से तुम कभी भी कह नहीं सकते कि हिस्ट्री ये वाला जो पीरियड है, कोई भी चीज लगा लो, ये वाली चीज जो है इंसानों की ये जो डेवलपमेंट है ये इस स्पेसिफिक साल में शुरू हुई और इस साल तक ये चलती रही। क्योंकि होता क्या है, हिस्ट्री अपने आप में पूरा का पूरा कल्चर है। कल्चर है, कल्चर के अंदर आपकी उस जमाने की पॉलिटी भी आ जाती है। पॉलिटी कैसे एग्जिस्ट करती थी, उस जमाने की सोसाइटी भी आ जाती है, उस जमाने में सोसाइटी कैसे एग्जिस्ट करती थी, ऐसी सारी चीजों का फीचर आ जाता है। ठीक है, एक मिनट। अब जब ये सारी चीजों का मिक्सचर है आपका, देखो आपकी हिस्ट्री सोसाइटी है, आपकी हिस्ट्री पॉलिटी है, आपकी हिस्ट्री उस टाइम की ज्योग्राफी के ऊपर डिपेंड करती होती है। ये सारी चीजें अल्टीमेटली मिलके एक हिस्ट्री का टॉपिक बनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें रोल प्ले करती हैं। देखो, ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल होता है हिस्ट्री के अंदर। ज्योग्राफी का क्या रोल है, सबसे पहले इसी चीज को समझते हैं। देखो, ज्योग्राफी के थ्रू हमारी बहुत सारी हैबिट्स जो हैं वो डेवलप होती हैं। जैसे कि हम क्या खाते हैं, ठीक है, क्या पहनते हैं, इवन जो हम क्या फेस्टिवल्स मनाते हैं और कौन से महीनों में मनाते हैं ना, वो भी इनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं घूम फिर के इन्हीं चीजों के ऊपर बात आती है। क्यों? अगर आप कहीं पे भी एक एग्जांपल लेके देखोगे, कभी आपने नोटिस किया है कि जितने भी फेस्टिवल हैं वो कुछ स्पेसिफिक मंथ्स के अंदर ही आते हैं। कौन से महीनों में आते हैं आपके फेस्टिवल? सर अक्टूबर नवंबर अक्टूबर जनवरी नवंबर, यहां जाके अप्रैल। अचानक। तो ऐसा क्या हुआ कि सारी चीजें, हर रिलीजन, कोई भी रिलीजन लगा लो, हर रिलीजन जो है वो उनकी चीजें अक्टूबर नवंबर में ही हो रही थी। बाकी सारे साल में जून जुलाई में क्यों नहीं कुछ हो रहा? ठीक है, ये अक्टूबर नवंबर में जाके क्यों हो रहा है? क्योंकि बेसिकली ये चीजें बहुत तरीके से डिपेंड करती हैं एक और चीज के ऊपर, वो है इकोनॉमी। देखो, फेस्टिवल तुम तभी मना सकते हो जब लोगों के पास पैसा होगा। पहले लोग खेती करते थे तो लोगों के पास पैसा कब होता था? जब आपके हार्वेस्ट हो जाएगा, वो अपनी फसल बेच देंगे। फसल का सबसे मेन एक्चुअली, ये जो हम अब साल में 2 फसलें उगा लेते हैं, कई इलाकों में 3 भी उगा लेते हैं, ये तो मॉडर्न इरिगेशन के जमाने में होने लगा है। पहले तो इंडिया जैसी कंट्रीज में जब तक मॉनसून नहीं आएगा तब तक आपकी फसल नहीं उगनी शुरू होगी। फसल नहीं उगनी शुरू होगी तो जब तक उसकी हार्वेस्ट का टाइम आएगा, अक्टूबर नवंबर में ही जाके तो उसकी हार्वेस्ट होती है। इसी कारण सारे फेस्टिवल अक्टूबर नवंबर में है। ठीक है, इंडिया के ज्यादातर फेस्टिवल सारे के सारे ही अक्टूबर नवंबर में है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रीजन है, क्योंकि लोगों के पास पैसा होगा तभी तो फेस्टिवल मनाएंगे। ठीक है,
तो हमारे एग्रीकल्चर जो हमारी ज्योग्राफी और हमारी इकोनॉमी को सूट करता था उसके मुताबिक हमारे फेस्टिवल्स हैं। इसके अलावा देखो खाने की आदतें, अब देखो जो लोग आपके ज्यादा गर्मी वाले एरिया में रहते हैं, पहले तो हॉट और कोल्ड एरिया में देखें, गर्मी वाले एरिया में रहते हैं और दूसरी साइड जो थोड़े ठंडे इलाके में रहते हैं, ठंडे इलाके में रहने वाले लोग ज्यादा ऐसी चीजें खाना पसंद करेंगे जो उनकी बॉडी को गर्मी दे सके। वहीं पे जो गर्म इलाकों में रहते होंगे वो शायद कुछ ऐसी ठंडी ड्रिंक्स, वो ऐसी चीजें ज्यादा इन्वेंट करेंगे क्योंकि उन्हें अपने आप को ठंडक पहुंचानी है। वहीं पे जो कोस्टल एरिया में रह रहा है वो लोग ज्यादा फिशेस खाते होंगे क्योंकि मच्छियां आराम से अवेलेबल है समुद्र के अंदर से, ठीक है। तो हर एरिया का अपना इसी कारण लोकल जो जो फूड है ना, आप किसी भी एरिया में जाओगे वहां पे हमेशा कोई ना कोई उनके अपने खुद के लोकल फूड होंगे। अगर उसकी हिस्ट्री ट्रेस करोगे ना, वो चीजें वहीं पे आसपास पाई जाती थी और वहीं उगाई जाती थी। इसी कारण लॉन्ग टर्म में लोग उसे खाने भी लग गए, मतलब अब वो उनका कस्टम ही बन गया, ठीक है। सेम चीज क्लोथ के साथ, जो लोग गर्म एरिया थार डेजर्ट जैसे इलाके में पहन रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं पहन सकते, और जो जम्मू कश्मीर में पहन रहे हैं वो वहां नहीं पहन सकते क्योंकि मौसम में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। ये सारी चीजें शेप करती हैं हमारे कल्चर को और कल्चर अल्टीमेटली शेप करता है हमारी हिस्ट्री को। इसी कारण, क्योंकि देखो कल्चर अपने आप में कभी खत्म नहीं होता, इसीलिए हिस्ट्री को कहते हैं हिस्ट्री हमेशा ट्रांजिशन में रहती है, एक फेज से दूसरे फेज में शिफ्ट होती रहती है, ठीक है। लगातार हिस्ट्री आपके हमेशा मूवमेंट में इसी तरीके से रहती है, एक फेज से दूसरे फेज, दूसरे से तीसरे, और ऐसा भी नहीं होता कि पिछला फेज हर जगह खत्म हो गया होता है। जैसे बात करें हम ह्यूमन हिस्ट्री की, जब बात करते हैं ह्यूमन हिस्ट्री में हम कह देते हैं कि आपके आज हम जिस एरा में रह रहे हैं, हमारे पास आज जो मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न टाइम्स की बात करें, अच्छा कुछ चीजें गिनाओ जो तुम्हें पता है अब तुम ग्रांटेड ही लेते हो, ये तो तुम्हें मिलना ही चाहिए, ऐसी क्या चीज है जो तुम आज के जमाने में एक्सपेक्ट करके चलते हो कि ये चीज तो होनी चाहिए ऑब्वियसली। सर इंटरनेट। चलो इंटरनेट तो काफी एडवांस चीज भी होगी, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्टेशन, सही है। ट्रांसपोर्टेशन और बेसिक चीजें भी, इवन जो आपका खाना है, बाहर जा रोज शिकार तो नहीं करने जाना पड़ता, ठीक है। फूड, कपड़े, ठीक है, रहने के लिए जगह, और क्या बेसिक लगता है, बिल्कुल ड्रिंकिंग वाटर, टैप वाटर के तौर पे, ठीक है। टैप वाटर कहीं दूर दूर भरने थोड़ी जा रहे हो पानी, ना पीने जा रहे हो नदियों तक। तो ये जो चीजें देखो, अगर तुम सोच के देखोगे एवरीडे लाइफ में, हाँ हेल्थ फैसिलिटीज चलो सब कुछ आ गया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक सिंगल लिख देता हूँ, और बाकी जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो ये सारी चीजें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, पर क्या ये जो आज तुम ये सारी चीजें अगर यूज कर रहे हो, कि एग्जैक्टली ये सारी चीजें सबके पास है? क्या ये चीजें सबके पास हैं दुनिया में? नहीं सर, कई लोग ऐसे हैं तो जो मतलब बिलो पॉवर्टी आते हैं उनके पास तो नहीं है। बिल्कुल, सिर्फ पॉवर्टी नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ ज्यादा दूर ना जाते हुए इंडिया का ही एग्जांपल देता हूं। इंडिया में बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो इसके साथ रहना ही नहीं चाहती, ठीक है। इंडिया की नॉर्मल जो हम जिसे कहते हैं हमारी सोसाइटी के साथ जुड़ के रहना ही नहीं चाहती, वो चाहते हैं उनके जो अपनी खुद की ट्राइब है, अपना खुद का इलाका है, बस वो वहां पे रहें, उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, और वो भी किसी और को फिर तब तक डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसे आपको बताता हूँ, एक ना आपके अंडमान एंड निकोबार में, एक एग्जांपल के तौर पे,
अंडमान एंड निकोबार में एक आइलैंड है जिसे कहते हैं सेंटिनल आइलैंड। सेंटिनल आइलैंड ये अंडमान एंड निकोबार का पार्ट है, एक्चुअली निकोबार वाले ग्रुप का पार्ट है। सेंटिनल आइलैंड के ऊपर ट्राइब रहती है आपकी सेंटिनलीज, उन्हीं के नाम से रखा गया। ये जो सेंटिनल आइलैंड है ना, यहाँ पे किसी को भी जाना मनाही है, ठीक है, प्रोहिबिटेड है। आप इंडिया के सिटीजन होके या इवन कोई फॉरेनर हो, ऑब्वियसली इंडिया के सिटीजन मैंने इसलिए रेफर किया कि इंडिया का कोई सिटीजन भी यहाँ पे नहीं जा सकता। क्योंकि होता क्या है, ये जो सेंटिनल आइलैंड है, यहाँ पे आज तक जो भी गया है ना, ये सेंटलीज जो ये ट्राइब है, ये उन्हें मार के खा जाते हैं, ठीक है। तो ये किसी को भी टॉलरेट नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे इस आइलैंड के आसपास, ये जो आइलैंड है इसके आसपास आपकी एक तरीके से नेवी पेट्रोलिंग करती रहती है, कोई भी यहाँ पे चला ना जाए, क्योंकि आज तक जो भी गया है ये सारे के सारे लोग उसे मार डालते हैं। ये किसी भी आउटसाइडर को वहां पे पसंद ही नहीं करते। अब इनके मुताबिक, इस ट्राइब के मुताबिक, तो ये इस ट्राइब ने मॉडर्न सिविलाइजेशन से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, इनका कोई कनेक्शन नहीं है मॉडर्न सिविलाइजेशन से। इन लोगों को आज भी जब भी ऑब्जर्व किया गया ना, ये आज भी, ये जो सेंटिनलीज हैं, ये आज भी स्टोन एंड वुड के टूल्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल लाइफ जी रहे हैं जैसे कि आपके हंटर्स एंड गैदरर्स की है, जो हमारा आज का चैप्टर है। यानी कि जो जिस लाइफ को मैं डिफाइन कर रहा हूं कि आज से 20,000 साल पहले इंसान ऐसे जीना शुरू किए थे, मतलब उससे तो ऑब्वियसली थोड़े से एडवांस हो गए हैं ये, ठीक है। पर आज भी ये स्टोन वुड ऐसी चीजों को ही यूज करते हैं अपनी सारी चीजों के लिए, बेयर मिनिमम के ऊपर सरवाइव करते हैं, ठीक है। वैसे ही आपके कच्चे से घर बनाए हुए हैं इन्होंने, तो यही सारी इनकी लाइफ है। अब इनके मुताबिक, इन लोगों के मुताबिक तुम और मैं एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, इनके बारे में कोई आइडिया नहीं है, इन्हें लिटरली पता ही नहीं है दुनिया में ये सब कुछ आ चुका है। क्योंकि वो सारी दुनिया से कट के वो सिर्फ एक आइलैंड पे रह रहे हैं, और उस आइलैंड के ऊपर वो किसी बाहर वाले के कांटेक्ट में नहीं आना चाहते। तो बाहर वाला कोई भी आता है उसे मार डालते हैं, वो तो उन तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही, खुद वो बाहर जाते नहीं है। तो इसी कारण उन्हें एक्चुअली, तो फिर कहने को वो इंडिया के सिटीजन्स हैं, ठीक है, पर वो यूनिलेटरली डिक्लेयर्ड हैं कि वो इंडिया के सिटीजन्स हैं, ठीक है। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो अपनी पावर शो करके ऑब्वियसली आइलैंड पे जोर जबरदस्ती से हम सारे के सारे लोगों को पकड़ भी लें, वो भी करने लग जाए, पर ये कॉलोनियल जमाने में होता था कि ऐसे लोगों को जोर जबरदस्ती ट्राइबल्स को मार के उनकी जमीन छीन के उनसे प्रॉफिट। अब डेमोक्रेसी में तुम रहते हो, ऐसे लोगों की जमीनें छीनना, ये सब कुछ अच्छा नहीं माना जाता और अच्छा है भी नहीं, ठीक है। अभी रिसेंटली आपके, हाँ, अगर आपको पता हो, आपके जो पोप है, कैथोलिक चर्च को हेड करते हैं पोप, वो अभी कनाडा गए हुए थे, पता है नहीं पता? जी सर। तो वो वहां पे क्यों गए हुए थे? बेसिकली उन्होंने वहां पे जो लोकल पॉपुलेशन है वहां की, कैनेडियन जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, जो वहां पे ओरिजिनली कनाडा के एरिया में रहते थे, बाद में जो वाइट्स आए वो नहीं, जो ओरिजिनल वहां पे लोग रहते थे, उनसे माफी मांगने गए थे, एक तरह से फॉरगिवनेस मांगने गए थे। क्योंकि किसी जमाने में जब चर्च और ये आपके ब्रिटिश ये सारे एक्सपैंड कर रहे थे, तब वहां पे जो ट्राइबल्स रहते थे ओरिजिनली, उनके साथ और उनके बच्चों के साथ ना बहुत गलत किया गया। जैसे कि बच्चों को जबरदस्ती क्रिश्चियन बनाने के लिए ना, उन्हें तो पेरेंट्स से बचपन में अलग कर दिया जाता था, ठीक है, और उन्हें सारा टाइम, कहने को स्कूल्स होते थे, एक तरह से डिटेंशन ही होती थी जहां पे उन्हें रखा जाता था, और उसके अंदर बहुत सारे बच्चे मरे भी हैं, ठीक है। उनके पेरेंट्स को कई बार, अगर पेरेंट्स जिद करें तो पेरेंट्स को मार भी डाला जाता था। तो बहुत ज्यादा फोर्सफुल कन्वर्जन करने की कोशिश की है, तो इसीलिए वो माफिया मांगने गए हैं, क्योंकि मॉडर्न जमाना अब इन चीजों में समझदार है कि जिसे जो करना है उसे करने दिया जाए। हाँ, एबोरिजिनल्स कैसे, बिल्कुल, जो जिस एरिया को बिलोंग करते होते हैं उन्हें एबोरिजिनल्स कहते हैं, या इंडिजिनस कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये ऐसे ट्राइब इन सबको, तो आज के एरा में देखो, हिस्ट्री
ये हिस्ट्री अभी भी हंटर्स एंड गैदरर्स के फेस पे चल रही है। हमारी हिस्ट्री मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न एरा में पहुंच गई है। ठीक है, तो एग्जिस्ट तो हम एक साथ कर रहे हैं ना, इसीलिए हिस्ट्री एक ट्रांजिशन का फेस है। ये लगातार मूव कर रही है, ट्रांजिशन, बदलाव आते जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता कि हिस्ट्री बिल्कुल मिट जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, एक और एग्जांपल छोटा सा देता हूं। कई बार अगर आपने पुराने घर देखे होंगे ना, जो पहले जमानों में बनते थे, अभी भी कई जगहों पे ऐसे ही घर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब आज भी कई बार छोटे शहरों में, जो पुराने शहर हैं, छोटे शहर नहीं, पुराने शहरों में जो पुराने घर बने हुए हैं, तुम्हें कई बार ऐसे घर दिख जाएंगे जिनके बिल्कुल सेंटर में वरांडा होता है, घर के बिल्कुल सेंटर में ओपन एरिया होता है, इसके आसपास कमरे होते हैं, एक साइड पे एंट्री होती है, इस साइड इस तरीके से आपके घर बने हुए हैं। ये डायरेक्टली वरांडा में ओपन होगा, किसी ने किसी कमरे में जाना, वो इस साइड पे सारे कमरे होंगे। ये जो डिजाइन है ना, ये डिजाइन आज से ऑलमोस्ट 5000 से 7000 साल पुराना डिजाइन है और आज भी चल रहा है। ठीक है, तो हिस्ट्री कभी खत्म नहीं होती। और एग्जांपल्स में देखो हिस्ट्री कैसे खत्म नहीं होती। देखो आज जिस बेल्ट में तुम रहते हो, जितने हम अभी क्लास में लगा रहे हैं, आप सारे के सारे नॉर्थ वेस्ट और इन एरियाज में ज्यादातर रहते हो, मतलब कुछ अलग एरियाज में भी रहते हैं, पर मेजोरिटी के तौर पे बात कर रहा हूं। आपका सबसे स्टेपल फूड क्या है? सबसे मेन चीज क्या खाते हो दिन में? व्हीट, रोटी खाते हो। ये एरिया ना, जो नॉर्थ वेस्ट आज इंडिया का एरिया है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, ये बाकी इंडिया से इसी कारण डिफरेंट पड़ता है। इसके बियॉन्ड जितना इंडिया पड़ता है ना, ये हरियाणा पंजाब ये वाली बेल्ट, बाकी चलो पाकिस्तान साइड चलेगी। ठीक है, ये वाले एरिया को छोड़ के बाकी सारे इंडिया में अगर तुम मैक्सिमम स्टेपल डाइट देखोगे ना, वो राइस है, रोज चावल है वहां पे। हमारे यहाँ पे व्हीट है इस साइड पे। इसका मेन कारण क्या है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और थोड़ा सा वेस्टर्न यूपी का एरिया, यहाँ पे व्हीट क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे, और पिछले ये इन्हीं टाइम से 7000 साल पहले, आज से अगर काउंट करें 7000 साल पहले से व्हीट खाते आ रहे हैं, उससे भी पहले से। ठीक है, तो इतने साल हो गए व्हीट खाते हुए, तो ये इसीलिए कि यूज टू हो गए हैं, यही सबसे मेन फूड रह गया है। बाकी इंडिया में राइस सबसे कॉमन बना था, इस कारण वो तब से राइस ही चलता आ रहा है। ठीक है, इस कारण इस तरीके से हमारी खाने की आदतें भी इतनी सदियों में एक्चुअली चेंज नहीं हुई। हम वही हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं, वही चीजें फॉलो कर रहे हैं जो हम इतने साल पहले कर रहे थे। ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीजें हम कर रहे हैं। क्लियर है? अब चलते हैं चैप्टर की तरफ, हंटर्स एंड गैदरर्स की तरफ। देखो, हंटर्स एंड गैदरर्स अपने आप में नाम में ही है कि ये जो जमाना था, इसमें लोग दो टाइप का काम करते थे। या तो लोग हंटर्स होते थे या गैदरर्स होते थे। देखो, यहां पे भी सोसाइटी आपके दो हिस्सों में बटी हुई थी। हम रहते हमेशा एक सोसाइटी के अंदर ही थे। ठीक है, हम हमेशा ग्रुप बना के रहते थे, क्योंकि ग्रुप हमेशा एक तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, दूसरा वो हमारा अपना सोशल पर्पस भी सॉल्व करता था। क्योंकि जब हम झुंड में रहते हैं, सारे के सारे जो आपके यंग मेल्स हैं, यंग मेल्स आपकी हंटिंग पे चले जाते थे। जो आपकी फीमेल्स हैं, वो आपकी गैदरिंग कर लेती होती थी। ठीक है, और जो ओल्ड हो गए हैं, ठीक है, इसमें भी यंग फीमेल्स, ठीक है, और वहां पे यंग मेल्स जो ओल्ड हो गए हैं, वो एक तरह से ध्यान रख लेते थे आपके, बन जाते थे केयर टेकर फॉर किड्स, जो आगे बच्चे हो रहे हैं। तो हमारी सोसाइटी में जब हम एज अ ग्रुप रहते थे, हमारी सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर बहुत आसान थी। ये हमें सबसे इजी हुआ।
यहीं पे इंसानों का एक साथ रहना एक्चुअली शुरू हुआ, क्योंकि हमने ये देखा कि अगर हम एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, एक तो हमारे सर्वाइवल के चांस ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि अगर बाई चांस हमें वैसे नेचर के अंदर देखो, हमसे निकम्मा जानवर एक्चुअली कोई नहीं है, ठीक है, ना हम पेड़ चढ़ सकते हैं, ना हम, हमारे कोई नाखून इतने तीखे हैं कि किसी का शिकार कर दें, ठीक है, ना हमारे दांत इतने तीखे हैं कि किसी की स्किन के पेनिट्रेट कर जाएं, ठीक है, ना हम तेज भाग सकते हैं, ना पेड़ चढ़ सकते हैं, कोई भी हमारे पास लिटरली कुछ भी नहीं है, और तो हमारे पास सिर्फ दिमाग ही था जिससे हम काम ले सकते थे और कुछ भी नहीं था। तो इसी कारण हमने सोसाइटी के अंदर एज अ सिक्योरिटी और दूसरा डिवीजन ऑफ लेबर के तौर पे रहने का सोचा। यहाँ पे जो यंग मेल्स हैं और यंग फीमेल्स हैं, देखो ओल्ड उस टाइम पे ज्यादा पुरानी, मतलब ज्यादा ओल्ड कोई हो नहीं पाता था, ऑब्वियसली डेथ बहुत जल्दी हो जाती थी। ओल्ड का मतलब होता था उस टाइम पे जो बस 40s तक भी पहुंच गया, वो बुजुर्ग ही है उस टाइम पे, 30-40s, क्योंकि वहां पे यंग का मतलब है कि हंटिंग वो शुरू कर देते थे 10 साल की उम्र में, तो 10 साल की उम्र में मेल्स और गैदरिंग भी शुरू हो जाती थी 10-12 साल की उम्र में, तो दोनों एक्टिव रोल हो जाता था। इसी कारण तब तक रिटायरमेंट भी आ जाती थी, ठीक है, क्लियर है। अब अगर आपको हंटिंग करनी है या कोई भी काम करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? सर हथियार। बिल्कुल, हंटिंग करनी है तो उसके लिए वेपन्स चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई टूल्स चाहिए, कुछ भी चाहिए। अब ये टूल्स बनाते किससे थे? देखो, इन्होंने दिमाग लगाया और एक चीज सबसे पहले ऑब्जर्व की, जो आपका पत्थर है, पत्थर अपने आप में, अगर मैं पत्थर को किस तरीके से कोई शेप दे सकूं, पत्थर से मैं वार कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि पत्थर भारी होगा, ज्यादा जोर से लगेगा, और किसी भी जानवर को चोट लगेगी, वो जख्मी होगा, वो गिर जाएगा, फिर बार बार उसे मार मार के जब तक वो डेड ना हो जाए उसे वैसे किया जा सकता है। पर ये जो पत्थर है, अगर उसकी स्किन काटनी, कुछ भी काटने, इसे कोई ना कोई शेप देनी जरूरी है। तो हम पहले क्या, हम ना स्टार्टिंग में फ्लेकिंग मेथड फॉलो करते थे। बिल्कुल स्टार्टिंग में जो टूल बनाते थे, फ्लेकिंग मेथड से बनाते थे। फ्लेकिंग मेथड में क्या होता है, ये जो स्टोन टूल है, इस स्टोन टूल को, मतलब एक पत्थर लिया जाता था, अब मुझे पता है इसे मैंने शेप देनी है, तो मैं यहां से अगर इसे तोड़ दूंगा, घिस 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 के दूसरे पत्थर, फ्लेकिंग का मतलब होता है एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर मारना, ये फ्लेकिंग होगी, ठीक है, इस तरीके से शेप देना। तो यहां पे अगर आपके ऐसे तोड़ तोड़ के इसे मैं थोड़ी बहुत ही शेप दे दूं, तो मेरा कुछ ऐसा स्टोन टूल बन जाएगा, चलो दोबारा से ड्रॉ कर लो, कि कोई शेप आ जाए। अब ये जो बिल्कुल ओरिजिनली स्टार्टिंग में हथियार बनाए गए, ये आपके एक तो फ्लेकिंग मेथड से बनाए गए, और दूसरा ये हैंड साइज होते थे। मतलब हम स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे, एक बड़ा पत्थर लेते थे, बड़े पत्थर को साइड साइड से तोड़ा, थोड़ी सी उसकी शेप आ गई, पर पूरा हाथ में ऐसे पत्थर पकड़ के मारने निकल गए, ठीक है। तो हमारा मेथड ये था कि हम इस तरीके से हंटिंग करें इस बड़े पत्थर से। पर इस बड़े पत्थर की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? इतना बड़ा पत्थर मेरे हाथ में, क्या लिमिटेशन है उसकी? सर वेट का टू वेट बहुत होगा ना, एक तो वेट होगा, उसे चलाना भी मुश्किल होगा, उसे फेंकना भी मुश्किल होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स। तो हम हंटिंग पे जाते थे, और इस सारी चीज के कारण हमें मेन प्रॉब्लम आ रही थी, इसका वेट बहुत होगा, इस पूरी चीज का अपने आप में वेट बहुत होगा। अब इस प्रॉब्लम को हमने लॉन्ग टर्म में एड्रेस किया, हमने बाद में जो स्टोन टूल्स बनाना शुरू किए, उन्हें हम कहते हैं माइक्रोलिथिक। देखो एक चीज याद रखना, लिथ वर्ड कभी भी आए ना, लिथ वर्ड का मतलब ही स्टोन या रॉक को रेफर किया जाता है। तो पेपर में कभी लिथ वर्ड कहीं पे भी लिखा आ जाए, लिथ वर्ड का मतलब ही ये है।
ठीक है, तो इससे तुम्हें पता लगना चाहिए। और दूसरा माइक्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? स्मॉल। स्मॉल। तो ये थे आपके स्मॉल स्टोन टूल्स। हमने इसमें एक चीज रियलाइज की कि जब मैं इस पत्थर को शेप दे रहा हूं, यहाँ पे जो मैंने ये पत्थर तोड़ा होगा, इस पत्थर को शेप देने के तौर पे, अगर मैं इस वाले पत्थर को ही थोड़ा सा और शेप दे दूं, तो एक आज के मॉडर्न नाइफ जैसा, चाकू जैसा बन जाएगा ना। एक तो ये चलाना आसान है, कैरी करना आसान है, और ये ज्यादा तीखा किया जा सकता है आगे को, क्योंकि छोटी चीज है, रगड़ना आसान है। तो इन टूल्स को क्या किया जाता था, इन टूल्स को फिर इसी कारण इन्हें पॉलिश, पॉलिश का मतलब ऐसा नहीं है कि चमकाया नहीं जाता, पॉलिश का मतलब दूसरे स्टोन से घिसा भी जाता था ताकि ये बिल्कुल शेप में आने लग जाए। ऐसे कर करके हमने माइक्रोलिथिक बनाने शुरू किए, छोटे छोटे वेपन्स और बाकी और चीजें में सामान, ऐसी चीजें बनानी शुरू की। ये चीजें हल्की थी, लाइट थी, ज्यादा बेटर यूज होने लगा। हमारे लोग हंटिंग में भी कम मरने लगे। एक चीज हमने और हंटिंग के बारे में रियलाइज की, हम जब बिल्कुल स्टार्टिंग में हंटिंग कर रहे थे ना, और बड़े बड़े एक तो टूल्स यूज कर रहे हैं, एक तो वो गलती है, दूसरा हम स्टार्टिंग में ना बड़े जानवरों को टारगेट करते थे कि एक बड़ा जानवर मार ले, लेट्स वो हाथी मार ले। अगर एक हाथी मार लिया, हफ्ता खाना खा सकते हैं, उसका मीट निकालते रहेंगे, खाते रहेंगे। पर प्रॉब्लम क्या है, हाथी को मारना आसान थोड़ी है, और वो भी ऐसे पत्थर मार मार के। हाथी को तो मारना बहुत ही मुश्किल है। हाथी को मारने जाते दो अपने लोग मर जाते, और दो को और जख्मी हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने दो लोग मर गए एक हाथी को मारने के चक्कर में, और तब भी हाथी मरा या नहीं मरा। ठीक है, तो इन चीजों की गलतियों से हमने, हमारी देखो सबसे बड़ी पावर इंसानों की यही रही है कि हमारे पास ब्रेन था। हमारे ब्रेन ने चीजों को एनालाइज किया, और हमने शिफ्ट करना शुरू किया स्मॉल एनिमल हंटिंग के ऊपर। ठीक है, अब इनके ऊपर माइक्रोलिथिक यूज करके छोटे जानवरों को, क्योंकि देखो खरगोश को मारना आसान है, स्किन भी पतली होगी, हाथी की स्किन, गैंडे की स्किन, किस सभी सारे बड़े जानवरों की स्किन भी मोटी होती है। पर ये जो छोटे जानवर हैं आपका, जैसे कि रैबिट का एग्जांपल दिया मैंने, इनकी स्किन को चीरना आराम से आसान है। इस कारण हमने छोटे जानवरों को यहां मारना शुरू किया। इसके साथ साथ हमारी अगली जो एवोल्यूशन हुई इन्हीं माइक्रोलिथिक में, हमारे धीरे धीरे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ना नॉलेज मिली है। किस चीज की नॉलेज? हमें नॉलेज प्राप्त हुई ट्रेजेक्ट्री की। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? ट्रेजेक्ट्री होता है कि अगर कुछ फेंकोगे वो कहां जाके गिरेगा। अब कभी बॉल फेंकते हो, किसी एंगल पे फेंकोगे, किसी को कैच करवानी है तो किसी एंगल पे फेंकोगे ना, ऐसे थोड़ी है रैंडमली कहीं पे फेंक दी उसके पास खुद चली जाएगी। एक स्पेसिफिक एंगल पे फेंकनी पड़ेगी, वो तब उस साइड पे जाएगी। ये जो ट्रेजेक्ट्री की नॉलेज है, जब हमें ये समझ आने लगी, स्कूल में पढ़ी थी ना ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर ये सब कुछ आता है। बेसिकली हर चीज ट्रेजेक्ट्री के ऊपर होती है, साइन कॉस थीटा वो सब कुछ आपने पढ़ा होगा। वो ये सब कुछ ट्रेजेक्ट्री की इसके बेस है। क्योंकि अगर आपको इस चीज की नॉलेज है कि अगर आपने यहाँ पे कोई चीज फेंकी है वो कहाँ जाके गिरेगी। अब यहाँ पे अगर कोई जानवर भाग रहा है, उसकी स्पीड का अंदाजा लगा के अगर तुम दूर से वो चीज फेंक दोगे, यहां जाके तुम्हारी स्ट्राइक बच जाएगी, यहां पे तुम उसका शिकार कर पाओगे। इस तरीके से क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से यहां पे शिकार हो पाएगा। ट्रेजेक्ट्रीज इस तरीके से काम करती हैं। अब ये जो ट्रेजेक्ट्री है, इसी के कारण ये हमारे, अब देखो हमने छोटे साइज के टूल्स तो बनाए थे, यहां पे हमने और इन्वेंशन की। ये काम कहाँ आई हमारी? बो एंड एरो बनाने में। जो तीर कमान है और जो तीर हैं, उनकी इन्वेंशन इसी चीज के रूप से हुई। ठीक है,
क्योंकि जब हमें ट्रिजेक्टरी समझ आ गई तो अब किसी जानवर के पीछे भागना क्यों है, आराम से निशाना लगाओ और उस चीज को वैसे ही गिरा दो। इस तरीके से ही आपकी बो एंड एरो के तौर पे काम करेंगे। क्लियर है? अब इससे आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि हम रहते कहां थे। देखो, हम बिल्कुल, अगर स्टार्टिंग एज बताऊं हमारी लिविंग कैसी थी, अगर उसके बारे में बात करें, बिल्कुल स्टार्टिंग अर्ली एज की बात करूं, स्टार्टिंग में हम कहीं कभी भी एक जगह नहीं रहते थे, हम हमेशा मूविंग थे, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्यों? इसके दो फैक्टर थे। हम अपनी जगह क्यों बदलते रहते थे? इसके दो कारण थे। एक तो कारण था क्योंकि आपके एनिमल्स माइग्रेट करते रहते हैं, उनके कारण हमें भी माइग्रेट करना पड़ेगा। अगर किसी मौसम में कोई जानवर उस इलाके में रहते ही नहीं है, हम वहां रहेंगे तो हम तो मर जाएंगे। तो उन जानवरों के पीछे हम भी मूव कर जाते थे। दूसरी चीज जो हमने साथ में की, वो मतलब दूसरी चीज जो कारण था वो था सीजन चेंज। अब मौसम बदलने के साथ कई बार कंडीशंस हमारे लिए भी बहुत हार्श हो सकती हैं। ठीक है, लेट्स सपोज विंटर्स का टाइम है और आप बिल्कुल बर्फ वाले एरिया में घूम रहे हो, तो बिल्कुल बर्फ पड़ेगी, ठंड पड़ेगी। अगर ऑब्वियसली उस जमाने में कौन सा कोई प्रॉपर कपड़े थे, तो मर ही जाएंगे। इसलिए हमें लगातार मूव करना पड़ता था। पर हमने एक चीज का ध्यान रखा कि हम जहां पे भी हम स्टे फिर कहां करते थे, स्टे सबसे पहले जो हमारे लिए सबसे प्राइमरी चीज है, हमेशा नियर वाटर सोर्स। देखो, उस जमाने में ये सब कुछ तो मिल जाता था, खाना ढूंढने को तुम शिकार करने काफी घंटे जाओ, कई बार ये होता था शिकार नहीं भी मिलता था, 2-2 3-3 दिन तक भी इंसान भूखे रह लेते थे। ठीक है, पर एक बार मिल गया फिर अच्छे से खा लिया। पर पानी एक ऐसी चीज है जिसके बिना इंसान नहीं रह सकता, तो हम हमेशा एक तो पानी के सोर्स के पास रहते थे। ठीक है, दूसरा, इन्हीं के पास में हम कोई ना कोई इसलिए गुफाएं ढूंढ लेते थे कि इन गुफाओं के अंदर हम रहेंगे और वहां पे स्टे करके ही सारा काम कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम वहां पे स्टे करके अपने वहीं पे हथियार बनाते थे, आसपास के पत्थर यूज कर लेते, वो सब कुछ। इसने एक और चीज का हमें यहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेज दिया। जब हम केव्स में रहते थे ना, केव्स ही आज हमारे लिए एक साबित होते हैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री। कैसे? देखो, जो मैंने इतना सब कुछ आपको इंसानों के बारे में बताया कि इंसान क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, हमें पता कैसे है एक्चुअली हिस्ट्री के। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री के सोर्सेस की बात करूं, हिस्ट्री के बारे में हमें पता कैसे चलता है, हिस्ट्री के सोर्सेस को तुम अपने आप में दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। एक है आपके प्राइमरी सोर्सेस और एक है आपके सेकेंडरी सोर्सेस। हिस्ट्री को स्टडी करने के दो सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स का मतलब होता है जो नॉलेज, डायरेक्ट नॉलेज बाय गिवन बाय आई विटनेसेस। जो जिसने देखा उसने उस चीज को वैसे ही डिस्क्राइब किया, जैसे आप और मैं आज के एरा में एग्जिस्ट कर रहे हैं। आज जो भी दुनिया में चल रहा है, जैसे कोविड हुआ, अब कोविड के टाइम, लॉकडाउन के टाइम आप और मैं दोनों एग्जिस्ट कर रहे थे। हमसे आज से कोई लेट्स सपोज 50-60 साल बाद भी पूछता है कि कोविड का टाइम कैसा था, तुम्हारा अपना खुद का अकाउंट है ना, तुमने लॉकडाउन देखे, लॉकडाउन में तुम क्या कर रहे थे, तुमने लोगों को क्या देखा, सरकार क्या रिस्पॉन्स था, तुम्हारे अपने खुद के अकाउंट है। तुमने उस पूरे एरा को जिया है, तुमने उस पूरी चीज को देखा है और वही चीज तुम बयान कर रहे हो।
उस चीज को कहते हैं ये हिस्ट्री का प्राइमरी सोर्स है। जैसे कोविड बारे अगर तुम लिख दो, कहीं रिकॉर्ड कर दो, कुछ भी कर दो, वो तुमने प्राइमरी सोर्स क्रिएट कर दिया। जो तुमने देखा, सीखा, वो सब कुछ तुमने डिफाइन कर दिया। सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं when someone recreates knowledge based on accounts of others। तो ये प्राइमरी सोर्स और ये सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स का मतलब होता है कि लेट्स सपोज आज मैं हिस्ट्री की कोई बात लिखने बैठ जाऊं, आज मैं हिस्ट्री कोई भी चीज लगा लो, लेट्स सपोज गुप्ता एम्पायर, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, गुप्ता एम्पायर की मैं पूरी हिस्ट्री लिखने बैठ जाऊं। अब गुप्ता एम्पायर की जो पूरी हिस्ट्री है, मैं खुद थोड़ी गुप्ता एम्पायर के टाइम था। गुप्ता एम्पायर आज से अगर उसका एंड भी देखूं मैं, जहां पे जाके गुप्ता एम्पायर खत्म हुआ, ऑलमोस्ट 1300 साल पहले गुप्ता एम्पायर खत्म हो गया। ठीक है, 1300, हाँ ऑलमोस्ट 1300 साल पहले आपका गुप्ता एम्पायर खत्म हो गया। ठीक है, लास्ट जो उनके बचे हुए राजे थे वो भी खत्म हो गए 1300 साल पहले। ठीक है, अब ये जो गुप्ता एम्पायर है, गुप्ता एम्पायर के बारे अगर मैं आज लिखने बैठूं, मैंने कौन सा इन्हें देखा ये एक्चुअली रूल कैसे करते थे, तो अगर मुझे इनके सबसे जेन्युइन सोर्सेज भी उठाने में किसी न किसी की उस जमाने की किताब पढ़ूंगा, और उस जमाने की किताब के बाद मैं डिफाइन करूंगा कि अच्छा ये हिस्ट्री थी। अब जब मैंने ये डिफाइन किया, ये एक्चुअली ओरिजिनल सोर्स थोड़ी है, मैंने तो लोगों की हिस्ट्री से पढ़ा है, तो ये एक्चुअली आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने किसी और की किताबें पढ़ी, किसी और के आई विटनेसेस, उस जमाने में जिन्होंने, जो लोगों ने लिखा, वो सब कुछ देखते हुए मैंने ये चीजें लिखी हैं। तो ये मेरी सेकेंडरी जो बाद में लिखी गई है। प्राइमरी जो उसी टाइम पे लिखी जाती है, सेकेंडरी जो इन अकाउंट्स को पढ़ के फिर मैं अपनी खुद की क्रिएट करता हूँ। ठीक है, दोनों के अपने फायदे और नुकसान है। जैसे प्राइमरी सोर्स में हमेशा आई विटनेस कई बार एक तरफी बात भी लिख सकता है। अगर मुझे कोविड के टाइम लग रहा है कि सरकार का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, मैं सिर्फ उनकी अच्छाइयां भी शायद लिखता जाऊं, क्योंकि अगर मुझे लेट्स सपोज सरकार पसंद है या सरकार के एक्शन पसंद है, शायद मैं वही लिखता जाऊं। पर वहीं पे अगर मुझे सरकार नहीं पसंद या सरकार के एक्शन नहीं पसंद, मैं यही लिखता जाऊंगा सरकार क्यों बुरी है, क्या बुरा है, ये लीडर कैसा है, ये सब कुछ। ये चीजों में फिर इन चीजों की एक बायस रहता है, एक तरफी बात हो जाती है। सेकेंडरी सोर्सेज इस चीज में थोड़े से बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास सारे सोर्सेज हैं। किसी ने अगर पॉजिटिव बात की है, किसी ने नेगेटिव बात की है, ठीक है, किसी ने न्यूट्रल बात की थी, फिर से किसी ने नेगेटिव बात की। मैं इन सबको एनालिसिस करके जो मुझे सबसे वैलिड पॉइंट लिखते हैं वो मैं लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से आपकी हिस्ट्री सोर्सेज पढ़ते हैं। क्लियर है? कोई भी डाउट यहां तक? क्लियर है? तो हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग में इस तरीके की हमारी लिविंग थी, और इसमें केव्स का क्या रोल था मैं वो बताता हूँ। देखो, केव्स अपने अपने सोर्स ऑफ हिस्ट्री बने, क्योंकि आपके केव में लिखते तो कुछ नहीं थे, मतलब लिखा तो उन्होंने कुछ नहीं है। इन्होंने ना केव के अंदर क्या किया है, इन्होंने वॉल पेंटिंग्स बनाई है। वॉल पेंटिंग्स, अब ये वॉल पेंटिंग, इन्होंने दीवारों के ऊपर ना बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई है। अब पेंटिंग्स के लिए कलर कहां से आते थे? कलर जो आसपास जो लोकल स्टोन होते थे, ठीक है, लोकल स्टोन हो गए या कोई वहां पे मिलने वाला मिनरल हो गया, उससे ये रंग बना लेते हैं। देखो जैसे लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन आपका व्हाइट कलर का होता है, उससे मैंने पीसा, पाउडर बन गया, उसके अंदर पानी डाला, पेस्ट बन गया, सारी दीवार के ऊपर पहले ये पेस्ट लगा देते थे। एक व्हाइट कलर का इन्होंने अपना खुद का व्हाइट बोर्ड बना देते थे। उस व्हाइट बोर्ड के ऊपर फिर ये अलग अलग रंग, जैसे आपकी लाल मिट्टी ली, लाल मिट्टी के अंदर पानी से मिक्स किया, उससे थोड़ा गाढ़ा बनाया, मतलब पानी और उसे मिक्स करके पेस्ट बनाया, मिट्टी से, लाल मिट्टी से रंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, कहीं से कुछ ब्लू मिला, ब्लू कलर के पत्थर मिले, उससे ब्लू भर दिया। ऐसे कर करके ये जो भी उस जमाने में काम कर रहे थे ना,
इन्होंने ऐसी चीजें ड्रॉ कर दी। यही इसी से हमें पता चलता है ये ग्रुप में क्या क्या करते थे, इन्होंने ये सारी चीजें डिस्क्राइब की है। ठीक है, दूसरी चीज वॉल पेंटिंग। देखो अपने आप में कोई खाने को थोड़ी कुछ मिल रहा है, ना पैसे मिलते थे उस जमाने में, तो ये पेंटिंग करेंगे ही क्यों? जब तुम्हारे खाने की कमी पड़ी हुई है तो तब तब पेंटिंग थोड़ी करने बैठोगे। ये एक्चुअली पेंटिंग तब करते थे जब इन्होंने अपनी बोरियत दूर करनी होती थी, बोर्डम दूर करना होता था। अब बोरियत आएगी कब? बोरियत बेसिकली इन्हें जब गुफाओं के अंदर बहुत लंबे टाइम तक रहना पड़ेगा, सारा टाइम गुफाओं में बैठे हुए हैं, बाहर नहीं जा सकते, तो बोरियत आ जाएगी। ऐसा कौन सा टाइम होगा जब इन्हें गुफाओं के अंदर ही बंद रहना पड़ेगा? जब आपके खासकर होता था रेनी सीजन, क्योंकि शिकार पे भी जाओगे सारे जानवर तो छुप के बैठे हैं, शिकार के लिए भी कुछ नहीं मिलना। ठीक है, और कितनी बारिश हो रही है, कहीं कोई लैंडस्लाइड्स कुछ भी हो रही हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली डेंजरस एरिया तो है ही ना, तो क्यों बाहर निकलना? इस कारण ये इस टाइम पे प्रेफर करते थे रेनी सीजन में कि गुफाओं के अंदर ही रहे, और उस टाइम पे बोरियत में अपनी ये पेंटिंग्स बनाते रहते थे ये दीवारों में। दूसरी चीज इससे ये भी पता चलता है कि इंसानों की जिंदगी में धीरे ऐसा भी फेस आने लगा जहां पे हमारे पास एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। देखो हमारे पास खाने की पहले जैसे था 4-4 दिनों तक भूखे रहना पड़ रहा था, इंसानों की लाइफ में धीरे धीरे ऐसा फेज आने लगा जहां पे इंसानों को इतने दिन लगातार भूखे नहीं रहना पड़ रहा, थोड़ा सा ज्यादा रेगुलर खाना मिलने लग गया, और शायद थोड़ा सा ये स्टोर भी कर पा रहे हैं। क्योंकि जो इंसान भूखा होगा उस इंसान को नहीं फर्क पड़ेगा कि बारिश पड़ रही है या नहीं पड़ रही, वो तो कुछ ना कुछ तो ढूंढने, कोई फ्रूट ही मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए, वही ढूंढने के लिए निकल जाएगा। पर जिसे पता है कि हाँ चलो अभी खाना पड़ा हुआ है, क्यों रिस्क लेना बाहर जाने का, वो बंदा अंदर बैठ के कोई और काम करने लग जाएगा। तो इससे हमारी इस चीज की डेवलपमेंट दिखती है कि हमारी सोसाइटी यहां तक पहुंच गई थी कि हमें खाने की एटलीस्ट कमी नहीं रहने लगी थी। तो ह्यूमंस का एवोल्यूशन धीरे धीरे इस तरीके से होने लगा। ठीक है, हमने धीरे धीरे इसके बाद आपके कुछ एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड, हमने कुछ जानवर भी पालने शुरू कर दिए। वन ऑफ द अर्लीस्ट जो जानवर हमने पाला वो थी आपकी शीप। देखो मुझे पता है कई बार कुत्ता माना जाता है, बट डॉग सबसे पहले नहीं पाला गया था, शीप पाली गई थी, क्योंकि शीप से जो वूल आएगा उससे ठंड के लिए बचने के लिए कपड़े मिल जाते थे, तो हमने शीप को अपने साथ ही रखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस कारण अर्लीस्ट शीप को हमने सबसे पहले आपके पालना शुरू किया। ठीक है, इसके बाद आपके जो हाउसेस थे, देखो आपकी जो लिविंग थी, लिविंग में भी धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हुई। पहले जहां हम केव्स में रहते थे, केव से हमने धीरे धीरे बनाने शुरू किए मड हाउसेस। अब मड हाउसेस बनाने की जरूरत कब पड़ी? कच्चे घर जो आपके मिट्टी से बने हुए घर हैं, ये क्यों बनाने पड़े? बेसिकली ह्यूमंस ने एक और इन्वेंशन कर ली थी। इन्वेंशन था आपका एग्रीकल्चर। जब एग्रीकल्चर आया ना, ये था आपका रेवोल्यूशन। इंडियन पूरे सब कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट का मतलब है पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सारे एरिया, एग्रीकल्चर के सबसे पहले सबूत आपके मिलते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया के साइड ही। आज जो पाकिस्तान में एरिया रह गया सबसे पहले यहाँ पे इस साइड को मिलते हैं। यहाँ पे आपके सबसे पहले आपकी वीट और मिलेट्स जो दालें हैं, इनकी खेती आपकी शुरू की, इसके हमें सबूत मिलते हैं। ठीक है, ये जो गुफाएं थी कुछ थी, पर एग्रीकल्चर जो है, इसके लिए अगर तुमने खेती करनी है, खेती ऐसा थोड़ी है कि आज उगाया कल फसल हो जाएगी। इसके लिए अब तुम्हें एक जगह पे लॉन्ग ड्यूरेशन स्टे जरूरी है।
काफी महीने वेट करनी पड़ेगी, तब जाके फसल होगी। इस चीज के कारण हमें घर बनाने शुरू करने पड़े, और जब हमने घर बनाने शुरू किए हैं, एक्चुअली तभी से हमारी शुरू होती है एक सेडेंट्री लाइफ। सेडेंट्री लाइफ का मतलब है सेटल्ड लाइफ, ठीक है, जहां पे एक जगह पे बस के हमने सारे की सारी सोसाइटी का बसेरा शुरू किया, सेडेंट्री लाइफ शुरू हुई, वो ये यहां थे। क्लियर है? कोई भी डाउट? ठीक है, तो सेडेंट्री लाइफ आपकी इस तरीके से, ये सारी चीज। तो हमारे लॉन्ग टर्म में आज जो हम सोसाइटीज में रह रहे हैं, एक साथ मिलके रह रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा रोल है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर ना होता तो शायद हम कभी एक साथ रहना शुरू ही ना करते, मतलब बड़े स्केल पे, क्योंकि सेडेंट्री लाइफ शुरू हुई है यहीं से, तो फिर बने आपके विलेजेस। एक साथ इंसानों ने रहना शुरू किया, वो गांव बन गए, गांव बने तो पॉलिटिक्स बनी, ठीक है, मतलब पंचायत की जरूरत पड़ी, पंचायत की जरूरत पड़ी तो वही पॉलिटिक्स है, वहां से शुरुआत हुई, सारी की सारी चीजें इसी तरीके से मार्किंग हुई, ठीक है। अब जो एक गांव के लोग हैं, उन्होंने अपनी जमीनें भी मार्क करके रखी, ये टेरिटरी बन गई किसी और की, फिर आपस में इन्हीं चीजों को लेकर लड़ाइयां शुरू हुई, कौन की किसकी टेरिटरी होगी, बस ये पूरी पूरी हमारी शुरुआत थी। अब जब हमारी एक सेडेंट्री लाइफ शुरू होगी, सेडेंट्री लाइफ के साथ इवन जो आपका कल्चर है, कल्चर भी इवॉल्व हुआ। जैसे सबसे बड़े जो हमें सबूत मिलते हैं, हमारे कल्चर के अंदर ना किसी चीज के ना बिलीफ रखने लगे थे। बिलीफ, जैसे कि एक बिलीफ की बात मानूं कि लाइफ आफ्टर डेथ, ये चीजों के ऊपर हम तब से ही विश्वास करते आ रहे हैं। मरने के बाद क्या होता है, स्वर्ग में जाओगे, नर्क में जाओगे, यहीं भटकते रहोगे, भूत बनोगे, चुड़ैल बनोगे, क्या बनोगे, वो सारी चीजों के ऊपर तब भी विश्वास था, ठीक है। ये भी माना जाता है कि भूत प्रेतों में विश्वास करते थे, ठीक है, आफ्टर लाइफ में भी ये विश्वास करने लगे थे। अब इसका हमें कहां से पता चलता है? क्योंकि इन्होंने पहली बारी क्रीमेशन प्रैक्टिसेस शुरू की। इन्होंने क्रीमेशन की प्रैक्टिसेस शुरू की, जैसे कि अपने साथ वालों को दफना देना, बरियल की, ठीक है। आज भी जैसे लोगों को दफनाते भी हैं कई रिलीजन्स के अंदर, फिर आग के हवाले भी कर देते हैं, ठीक है, फिर वाटर बरियल, नदियों में बहा देते हैं, ऐसी चीजें इन्होंने शुरू की, क्रिमेशन प्रैक्टिसेस। क्रिमेशन आज भी, अगर देखो, डेथ एक ऐसी चीज है, मैं शादी के बारे कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, तो क्रिमेशन जो था बेसिकली, ये चीज आपकी रिलीजन से बहुत डीपली जुड़ी हुई है। बाकी सारे कंसेप्ट बहुत लेट आए हैं, बिलीव्स और रिलीजन के साथ ना क्रिमेशन बहुत पुराने टाइम से जुड़ी हुई है। क्योंकि क्रिमेशन आज भी, तो किसी की क्रिमेशन जो डेथ होती है, जो फाइनल क्रिमेशन है, वो इसलिए की जाती है कि उस पर्सन को शांति मिल जाए, उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। तो ये जो सारा कंसेप्ट है, अगर आज हम रिलीजन और आफ्टर लाइफ ये सारी चीजें सोच के चल रहे हैं, वो भी कोई ना कोई रिलीजन या बिलीफ्स के ऊपर चल रहे थे। क्या था उनका रिलीजन, क्या थे उनके बिलीफ, वो हमें एक्चुअली नहीं पता, पर हमारा कहीं ना कहीं मानना है कि वो एक तो डेथ में बिलीव कर रहे थे, दूसरा वर्शिप कर रहे थे, वर्शिप्ड नेचर। उन्होंने नेचर की ताकतों को, जैसे कि हवा, पानी, आग हमने डिस्कवर कर ली थी, तो आग, ऐसी चीजों की वर्शिप करनी शुरू की, ठीक है। ये थे आपके इन चीजों के बिलीफ। कोई भी डाउट यहां तक? ठीक है। बरियल का एक बहुत बड़ा सबूत हमें ये मिलता है कि हमें ना एक बरियल की प्रैक्टिस मिली, जिसे हम कहते हैं मेगालिथिक। मेगालिथिक ऐसी प्रैक्टिस थी, देखो हम क्या करते थे, बहुत बड़ा खड्डा करते थे, उसके नीचे ऐसे
खड्डा किया, उसे जाने के लिए स्टेयर्स बनाई, यहाँ पे जाके उस पर्सन को जिसे भी दफनाना है उसे दफना देते थे। उसके खाने पीने के लिए जो भी उसकी आफ्टर लाइफ में चाहिए वो यहाँ पे सब कुछ रख दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद एक बहुत बड़े पत्थर से इसकी एंट्रेंस बंद कर दी जाती थी, ऐसे पूरा एक स्टोरेज बना दिया जाता था। अब ये ऐसा क्यों बनाया जाता था? देखो, जब इसी के और किसी परिवार के मेंबर की डेथ होगी ना, ये पत्थर फिर से हटाया जाएगा, उस पर्सन को इससे आगे दफना दिया जाएगा, इससे अगली कबर में, वहीं पे बड़ी सारी जगह बनाते थे ताकि मल्टीपल बॉडीज दफनाई जा सके। फिर इनका विश्वास इसलिए बढ़ जाता था कि लॉन्ग टर्म में ये जार खाली पड़े होते थे, तो उन्हें लगता था कि वो पर्सन खा चुका है। तो ऑब्वियसली कीड़े मकोड़े वो सब कुछ खा जाते थे वो, पर स्टिल इस चीजों में विश्वास बढ़ता था, वो इन चीजों को फिर से फिल कर देते थे और फिर से पत्थर से बंद कर देते थे। ये इसके नाम में ही है, मेगा का मतलब बड़ा, लिथ का मतलब पत्थर। तो मेगालिथिक इस तरीके से आपके ये पूरी की पूरी चीज बनी। क्लियर है? कोई भी डाउट मेगालिथिक एज और ये सारी चीजों के बारे? ये था आपका पहले चैप्टर का बेसिक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, जो एजेस हैं पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, वो सारी की सारी कल मैं उनका ब्रीफ बताऊंगा और उसके साथ में कैल्कोलिथिक, इंडस वैली की तरफ चलेंगे।